हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की ये बुक है। और ये जो बुक है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ, यानी वर्ष 2023 के लिए ये बुक बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ आई हुई है। इसके अंदर जो है 1992 से लेकर 2022 यानी 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को इंक्लूड किया गया है। और ये जो सारे पेपर हैं आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये पेपर जो है पूरा सब्जेक्ट वाइज मोड में होता है। जैसे यहाँ पे भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, इसके बाद है मैथमेटिक्स की है, समसामयिक यानी करंट का है, और यहाँ से जो है बिहार राज्य संबंधित प्रश्न है जिसके अंदर भूगोल है, कृषि है, इतिहास है, बिहार का इतिहास है, बिहार की जनसंख्या है और विविध है। तो ये सारा वीडियो जो है, इसका जो वीडियो है, पूरे बुक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। और अगर आपने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है लास्ट टॉपिक विविध। और ये विविध जो है इसके अंदर अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस हैं, यानी 97 के आसपास में इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विविध। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये विविध है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप बिहार के मैप देखे होंगे। बिहार का मैप जो है कुछ इस टाइप का है। बिहार का मैप जो है कुछ इस टाइप का है। ये रफली मैं बना रहा हूँ, ऐसा ही मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरा जो है पश्चिमी चंपारण का जिला है ये वाला। इसके बाद है पूर्वी चंपारण का जिला है। इसके बाद है सीतामढ़ी का है। इसके बाद है मधुबनी है। इसके बाद यहाँ पे सुपौल है, फिर अररिया है, और ये इधर जो है किशनगंज है। तो ये जितने जिले हैं ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये पूरे जो है नेपाल के साथ, इधर है नेपाल, ऊपर में नेपाल है यहाँ पे, तो ये नेपाल के साथ लगा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन कौन सा जिला जो है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मधुबनी जो है नेपाल के साथ लगा हुआ है, सीतामढ़ी भी लगा हुआ है, किशनगंज भी लगा हुआ है, पूर्णिया जो है ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए बिहार और नेपाल का जो सीमा है ये 729 किलोमीटर लंबी है। ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बिहार और नेपाल के साथ जो सीमा साझा होता है ये 729 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और बिहार के जो है 7 जिले इसके साथ लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग पश्चिम के तरफ से देखते हैं। सबसे पहले है पश्चिम चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, इसके बाद है सीतामढ़ी, इसके बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद है सुपौल, सुपौल के बाद है अररिया, अररिया के बाद है किशनगंज। ये 7 जिले जो हैं बिहार के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चंस के तरफ देखते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो है मेरा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो आने वाला है। इसके बाद भारतीय इतिहास का जो पेपर है वो आने वाला है, यानी जो घटना चक्र की मोटी वाली बुक आती है पूर्वालोकन, सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास, उसका और साइंस का, ये दोनों का वीडियो जो है मैं लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जब बुक मैं अपलोड करूं तो इसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो देखिए बिहार के अंदर जो है ना 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक है, देखिए एक है बिहार का नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल जो है ये 2016 में, और महाबोधि बिहार यानी मंदिर जो है ये 2002 में शामिल किया गया था। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए। एक तो महाबोधि बिहार है, एक नालंदा बौद्ध मठ जो है, ये दोनों। तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त ई। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो 2006-07 में जो है ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये
प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत करना शुरू किया गया था। और ये अभी का जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ये 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि जो हमारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण था 2006-07 में, ये किसने प्रस्तुत किया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले जो हमारा एक वीडियो है वो आप वीडियो देखिए। मैंने आज ही के दिन इस वीडियो को अपलोड किया है, यानी 18 तारीख के डेट में इस वीडियो को अपलोड किया है। आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ICFRE का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ये ICFRE का जो मुख्यालय है ये देहरादून के अंदर है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है ICFRE, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये देहरादून के अंदर है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये बिहार के अंदर है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ये पटना के अंदर है, पटना बिहार के अंदर स्थित है। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग विद्वानों का अलग अलग वक्तव्य है। तो आइए हम लोग इनको देखते हैं। 10,000 ईसा पूर्व में जो विश्व की आबादी थी, यानी विश्व का जो जनसंख्या था, वो कुछ विद्वानों ने बताया है, जैसे है किन गोल्डविक के द्वारा कहा गया है कि ये 2 मिलियन था, मैक एविड और जोन्स के द्वारा कहा गया है कि 4 मिलियन था, और थॉमलिनसन के द्वारा कहा गया है कि 1 से 10 मिलियन के था। तो ये सब जो है अनुमान लगाए हैं। तो इसका जो उत्तर है जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये चांद पर उतरने वाला पहला आदमी था। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है ये छठ पूजा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये असम के डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होकर और मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये असम के डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होकर मिजोरम के तुईपंग तक जाता है। तो अभी जो है फिलहाल इस पे कोई भी शहर नहीं है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए बिहार के अंदर जो है वर्तमान में जो विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, ये कंपनी जो है इनमें है एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, जेट कैन एयरलाइंस आदि प्रमुख है। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सब जो है सब प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो विश्व शांति स्तूप जो है ये राजगीर में है, और ये किस पहाड़ी पे है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप है। और जो वैशाली स्थित शांति स्तूप है ये 38 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी 125 फीट की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो नव नालंदा महाविहार जो है ये पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। देखिए यहाँ पे नव नालंदा महाविहार की बात कर रहा है। नव नालंदा महाविहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। और इसका जो है केंद्र जो है ये बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। नव नालंदा बिहार जो है केंद्र के ये बौद्ध और पाली अनुसंधान संस्थान है, और यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं।
पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये काठमांडू से भी जुड़ा हुआ है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है, कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, मुंबई लखनऊ सबसे जुड़ा हुआ है, बेंगलुरु सबसे जुड़ा हुआ है, इस्लामाबाद ढाका सबसे जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पटना का है और इन स्थलों से जुड़ा हुआ है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबू धाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर। देखिए ये मैक्सिमम शहर से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या किया है बिहार लोक सेवा आयोग इसको मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया इस प्रश्न को। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है और इसके रेंज में कौन कौन सा आता है? तो सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय स्टेशन और धनबाद मंडल इसके अंदर आता है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? तो ये पटना में है। बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर कार्यालय है ये कहाँ है? पटना में है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। देखिए पहले जो नक्सली थे वो सिर्फ पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन अब जो है ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी फैल चुके हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। देखिए भारत का जो नक्सलवाद क्षेत्र है अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार आदि में विस्तारित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो निवारण चंद्र दास गुप्ता एक हेडमास्टर साहब थे और ये पुरुलिया से थे। देखिए निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म जो है वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था और ये तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे और इनकी जो है कर्मभूमि तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला में ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में ही हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में के हाथों में रह गया था। देखिए ये जो बिहार के अंदर है जमींदारी प्रथा 1952 में हटा दिया गया था, लेकिन जो है ये कुछ उच्च जाति के लोग थे उनके नियंत्रण में जो है ये सामाजिक मतलब भू नियंत्रित का आधार जो है रह गया था। तो ये जाति कौन थे? तो ये प्रधान जाति के हिंदू थे। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। देखिए एक चीज़ आपको इसमें है कि ये 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम जो है बिहार सरकार के द्वारा पारित किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संतुष्टि दी थी और वर्ष 1954 से लेकर 1959 में इसे संशोधन किया गया। मतलब 2 बार इसको संशोधन किया गया, 1954 और 1959 में इसका संशोधन किया गया है। बस इसमें और कोई खास बात नहीं है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद जो है ये बिहारी के संपादक थे। देखिए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका, देखिए आपको घुमाने के लिए आर्कटिका भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप घूमिएगा नहीं, अंटार्कटिका पे जाइएगा। दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है और ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री और इसे जो है 1984 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1984 में। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अंटार्कटिका को श्वेत महादेश भी कहा जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आप इन दोनों वर्ड को याद रखिएगा, अंटार्कटिका को श्वेत महादेश कहा जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यहीं पे जो है भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो है 1984 में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो है ये अब बंद हो चुका है, दक्षिण गंगोत्री जो है बंद हो चुका है और भारत का दूसरा अस्थाई शोध केंद्र जो है ये मैत्री है, ये दूसरा जो अंटार्कटिका में ही स्थापित किया गया है। इसके बाद जो है अंटार्कटिका के लार्सन मैन हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? भारती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और गीता रहस्य नामक जो है लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। तो ये आप याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में रखा गया था और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक जो है 1984 किसके द्वारा लिखा गया है?
तो 1984 जो है ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 लिखा गया है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है आपको हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे खेल कूद के उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका जो पहला था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ये पुरस्कार जाना जाता था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार जो है ये खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपलब्धि के आधार पर दिए जाते हैं। ये दोनों चीज़ आप इसको याद रखिएगा। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये पुरस्कार जो है ये युवा खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है जो हमारा केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइज राशि का। तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसकी जो प्राइज राशि है ये ₹25 लाख है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक मेडल, एक प्रमाण पत्र और ₹25 लाख का इनाम दिया जाता है। और यहाँ पे जो है अर्जुन पुरस्कार की बात किया जा रहा है तो अर्जुन पुरस्कार के तरफ एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपया नहीं बल्कि 15 लाख रुपया जो है ये दिया जाता है। कितना रुपया दिया जाता है? 15 लाख रुपया दिया जाता है। अगर यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं अदर पुरस्कार की तो एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये 2 श्रेणी में दिया जा रहा है। एक होता है नियमित श्रेणी में दिया जाता है और एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स में, लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया जाता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में जो दिया जा रहा है इसमें 15 लाख रुपये पुरस्कार मनी है और जो नियमित श्रेणी में जो दिया जा रहा है इसके अंदर जो है 10 लाख रुपये पुरस्कार मनी है। और एक और पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसके तहत जो प्राइज मनी दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है 10 लाख रुपया। तो आप इन सबको ध्यान में रखिएगा। और ध्यानचंद पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो नेल्सन मंडेला जी को ना भारत रत्न प्रदान किया गया है। देखिए नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीकी की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति द्वेष को समाप्त करने शांतिपूर्ण ढंग से के लिए 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से, हर जगह पूछा जाता है कि नेशनल मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था, है ना। इनको क्यों भारत रत्न दिया गया था? तो अभी हम आपको पता है गांधी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। देखिए FAO की बात कर रहा है, फूड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट पर उपलब्ध है 2020 के आंकड़ा, उसके हिसाब से बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक है। यानी वो वर्ल्ड में जितना भी ऊन का उत्पादन होता है इसमें ऑस्ट्रेलिया का योगदान जो है 25%, यानी 25% ऊन जो है ऊन ये ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसका निर्यातक कितना करता है? जितना उत्पादन करता है उसका 40% जो है वो निर्यात कर देता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन निर्यातक है ना। तो पहला है कौन? ऑस्ट्रेलिया निर्यातक में, और दूसरा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या इतना है जो विश्व की कुल भेड़ों की संख्या का लगभग 1% है, जबकि प्रश्नकाल में यह 4% था। प्रश्नकाल में न्यूजीलैंड का कुल वैश्विक भेड़ का मांस 75% तथा कुल वैश्विक ऊन का निर्यात 16% था। आप इसको याद कीजिएगा कि भेड़ का मांस जो है सबसे अधिक जो है न्यूजीलैंड ही निर्यात करता है और ऊन का निर्यात जो है 16% करता है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो विश्व का लगभग 35% ये मक्का का उत्पादन करता है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका।
अमेरिका विश्व में मक्का निर्यात का 36% निर्यात करता है। अब आइए हम लोग ऑप्शन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, तो ये बात गलत है ना। कितना प्रतिशत? 35% मक्का का वो उत्पादन करता है, किंतु निर्यात विश्व में 3% नहीं 36% निर्यात करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे 35% 36% निर्यात करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूध उत्पाद में भारत जो है नंबर 1 पे है, ये तो बिल्कुल सही है। भेड़ की संख्या विश्व में 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 75% जो है ये भेड़ का मांस तथा 1/6 भाग उनका निर्यात करता है। तो ये उस समय के हिसाब से ये सही है, क्योंकि डाटा में दिया हुआ है कि प्रश्न के हिसाब से 4% था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी, तो ये मैड्रिड में हुआ था। देखिए, इजराइल और PLO के बीच जो है प्रथम सीधी बैठक, जिसमें दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने आमने सामने बैठकर वार्ता की, वो मैड्रिड में हुआ था। और ये देखिए, ये 1992-93 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये नवंबर 1991 में ये बैठक हुआ था। यानी ये क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसके ऊपर उतना ध्यान मत दीजिएगा, इसीलिए हम इसको भी छोड़कर आगे अब निकलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं पीटर सदरलैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए, WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला संस्था जो था गैट था, तो गैट के ही स्थान पे WTO की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये तीनों वर्ड जो है WTO, गैट और 1 जनवरी 1995, इसको आप रट जाइए। ऐसी परिस्थिति में गैट को तत्कालीन महानिदेशक उस समय जो था पीटर सदरलैंड था, और इसी पीटर सदरलैंड को WTO का महानिदेशक यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक जो हैं ये हैं रूनेटो रुगेरियो जो हैं ये विधिवत। देखिए, जिस समय गैट संस्था था, तो गैट संस्था के जो अध्यक्ष थे उसी को WTO का अध्यक्ष बना दिया गया था, तो ये हैं पीटर सदरलैंड। और इसके बाद जो है विधिवत तरीका से WTO का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो है रूनेटो रुगेरियो। प्रश्न काल में केवल WTO के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पीटर सदरलैंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे विधिवत पूछता या फिर 1995 से 1999 में पूछता तो ये हो जाता रूनेटो रुगेरियो। अब जो है वर्तमान में जो है नागोजी अंकोजो इबेला जो है ये WTO के महानिदेशक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया था? तो ये 1954 में दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया था। देखिए, केंद्र सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल के सहमति के पश्चात जो है केंद्र ने मार्च 1948 में जो है दामोदर घाटी निगम का स्थापना किया गया था। 1948 में मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आई थी। इस लाइन को आप याद कर लीजिए। तो भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये कौन सा है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना है, और ये उसी टाइम पे अस्तित्व में आई थी। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो भद्रावती इस्पात केंद्र जो है ये भद्रा नदी पर है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो ये भद्रा नदी पे है भद्रावती इस्पात केंद्र। देखिए, भद्रावती इस्पात केंद्र जो है कर्नाटक राज्य के बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी है के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। देखिए, भद्रावती इस्पात केंद्र जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ? बाबा बुदन की पहाड़ी पे, और ये भद्रा नदी के समीप स्थित है। और यहीं से जो है लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं इस इस्पात केंद्र में। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है। देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक 2 ग्रुप है। तो पहला ग्रुप जो है इसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप का काम क्या है? अवैध अफीम उत्पादन करना।
इन दोनों ग्रुप का काम है अवैध अफीम का उत्पादन करना। 2 ग्रुप है, तो इसी में से एक का नाम क्या है, स्वर्णिम त्रिकोण है। एक ग्रुप का नाम है स्वर्णिम त्रिकोण, और इसमें जो है म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड आते हैं। तो आप इसमें याद कर लीजिए, इसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड आते हैं इस ग्रुप में, और इस ग्रुप का नाम दिया गया है स्वर्णिम त्रिकोण। एक दूसरा ग्रुप है यहाँ पे, दूसरा ग्रुप है उसके, वो भी मतलब अवैध अफीम का उत्पादक है। तो इसके अंदर जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है। दूसरा ग्रुप है, इसके अंदर कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान है। तो इस ग्रुप का नाम जो है ये क्या दिया गया है, गोल्डन क्रेसेंट यानी स्वर्णिम अर्धचंद्र। तो यहाँ पे आप इस दोनों को याद कर लीजिएगा। पहला जो है ये स्वर्णिम त्रिकोण है, स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर जो है म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है और थाईलैंड है। और दूसरा ग्रुप जो है इसको कहा गया है स्वर्णिम अर्धचंद्र, जो इसके अंदर जो है कौन कौन सा देश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है। तो ये दोनों ग्रुप का काम क्या है, ये अवैध अफीम का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साउथ इंडियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितना है। तो देखिए ये 21 मई 1993 की बात है, और ये 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, और ये जो अब जो है डाटा पूरा चेंज हो चुका है और इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो देखिए सबसे अधिक तेल निर्यातक देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब जो है सबसे अधिक तेल का निर्यातक करता है, और दूसरे स्थान पे रूस है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, तो प्रकाश पादुकोण जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी की नहीं। फर्स्ट है बछेंद्री पाल और दूसरा जो है संतोष यादव है। तो बछेंद्री पाल जो है ये कब चढ़ी थी, तो ये 1984 में, ये 1984 में बछेंद्री पाल जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1984 में एवरेस्ट पे चढ़े थी बछेंद्री पाल। और ये जो है ये कब चढ़ी थी, ये हाँ ये 1992 में ये चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो ओरिएंट लॉगमैन ने इसका प्रकाशन किया था 1959 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय अस्तनी कौन है, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये है बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और इसको जो है वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। ये आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, काफ़ी बार देखा गया है। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है, आइए हम लोग देख लेते हैं। 1973 में भारत सरकार जो है, भारत सरकार ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था। तो आपसे क्वेश्चन एक लाइन में यहाँ पे पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था बाघों को बचाने के लिए, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत जो है फरवरी 2022 तक 52 जो है टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। तो आप इसको याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था, अप्रैल 1973 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। देखिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी, और यूनेस्को के द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो है फ्रांस के लुइस डे ब्रोगली हैं। लुइस डे ब्रोगली हैं। भारत को अब तक 8 बार, कितनी बार कलिंग पुरस्कार मिला है भारत को, 8 बार जो है कलिंग पुरस्कार मिल चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को इनाम के तौर पे $40,000 दिया जाता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन के रजत पदक प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। तो देखिए संसार का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता जो है कितना है, यह है 1.32 लाख।
तो ये फैक्ट था जो अपने भारत से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको आपको सबसे पहले बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये कोरिया गणराज्य के अंदर है, प्योंगयांग में स्थित है, फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम है और इसका नाम है एनग्राडो में डे स्टेडियम है और इसके दर्शक की क्षमता जो है 1.5 लाख है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन का राइटर कौन है? तो इसके जो राइटर है नीरज सिंह चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? तो अनीता रॉडिक जो है बिजनेस एज अनयूजुअल के लेखक हैं अनीता रॉडिक। ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? तो हरित शांति जो है ये पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है। इसकी स्थापना जो है कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में वर्ष 1971 में अमेरिका के द्वारा अलास्का के परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। तो इसमें जो है आपको 3-4 फैक्ट याद रखना है। देखिए ग्रीन पीस जो है पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है और इसकी स्थापना जो है ये वैंकूवर शहर में हुआ था और ये 1971 में इसकी स्थापना किया गया था। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं। कह रहा है कि विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस ये व्हेल मछली के शिकार है ना, ग्लोबल वार्मिंग, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति, जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये क्या है? एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के अंदर एम्स्टर्डम है एक शहर और वहीं पे जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः शक्ति क्या है? तो देखिए ये है 400 और 90। यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका की नई संसद यानी नेशनल असेंबली 400 सीट है और यहीं पे दिया हुआ है ये देखिए सीनेट जो है, सीनेट का नाम बदलकर राज्यों की राष्ट्रीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविडेंस कर दिया गया और इसकी सदस्य की संख्या कितनी है? 90 है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण जो है फ्रांस में हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है और ये जो है फ्रांस जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ पर यानी 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका के भेंट के स्वरूप में इसको प्रदान किया था। यह मूर्ति जो है यानी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क के बंदरगाह के एलिस आइलैंड पे स्थापित किया गया है। तो आप ये सब याद कर लीजिएगा। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के बंदरगाह पे। किस आइलैंड पे है? तो एलिस आइलैंड पे है। इसको किसने गिफ्ट दिया था? तो फ्रांस ने गिफ्ट दिया था। किसको? तो अमेरिका को गिफ्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है तो वह भाषा कौन है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो हम लोग इस डाटा को देख लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भारत के अंदर वो हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है, उसके बाद जो है तेलुगु बोली जाती है, उसके बाद मराठी बोली जाती है, उसके बाद तमिल बोली जाती है। तो आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा, 5-6 टॉप 5 को आप याद कर लीजिएगा और इसी से आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की कार्यभाषा 6 हैं और ये हैं चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। आप मुझे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे वो लिखकर बताइए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई के लेखक जो है ये सलमान रुश्दी हैं।
अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। तो ये सऊदी अरब जो है अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है। देखिए सिप्री की रिपोर्ट आई थी वर्ष 2021 में और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 2016 से 2020 के मध्य जो है विश्व में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं। निर्यातक देश मतलब हथियार को बेचता है ना। तो वो देश कौन कौन सा है आइए देखते हैं। अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है और चीन है। और 5 सबसे बड़े आयातक देश हैं, वो देश कौन कौन सा है। तो सऊदी अरब है, भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है और चीन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल निर्यातक का 24% जो है ये सऊदी अरब को जाता है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि संत कबीर के सम्मान में मगहोर महोत्सव का प्रारंभ कब किया गया था। वर्ष 1987 में, यानी मगहर महोत्सव जो है संत कबीर के सम्मान में प्रारंभ किया गया था 1987 में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। तो देखिए ये पूर्व सोवियत संघ जो है ना यूएसएसआर की बात किया जा रहा है, जिस समय पूरा रसिया जो है इकट्ठा था। तो सबसे पहले जो है लिथुआनिया जो है अपने आप को 11 मार्च 1990 को स्वतंत्र घोषित किया था। उसके बाद जॉर्जिया जो है ये 9 अप्रैल 1991 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। उसके बाद एस्टोनिया 20 अगस्त 1991 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और यूक्रेन जो है ये भी 24 अगस्त 1991 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। तो 1991 में ये 3 देश जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, जॉर्जिया, एस्टोनिया और यूक्रेन। और लिथुआनिया जो है सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए थॉमस कप पुरस्कार जो है ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। बैडमिंटन के लिए जो है थॉमस कप पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष की अगर हम लोग बात कर लेते हैं थॉमस पुरस्कार के, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जॉर्ज एलन थॉमस हैं। बस आप इसके बारे में इतना ही जानिए। आगे जो है हम आपको बता रहे हैं, जो देखिए पहला थॉमस कप का आयोजन हुआ था 48-49 में हुआ था। और ये थॉमस कप जो है किसने जीता था, मलेशिया ने जीता था। मलेशिया ने डेनमार्क को हरा कर जीता था। और 2022 का जो थॉमस कप हुआ है ये किसने जीता है, तो ये इंडिया ने जीता है। आप इसको याद कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। 2022 का जो थॉमस कप हुआ है ये किसने जीता है, तो ये इंडिया ने जीता है। डुरंड कप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। और 2021 का जो डुरंड कप हुआ था ये एफसी गोवा ने जीता था। एफसी गोवा ने जीता था किसको हराकर, तो मोहम्मडन एससी को हराकर एफसी गोवा ने जीता था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है। तो 20वीं शताब्दी का जो आखिरी कुंभ मेला था ये हरिद्वार में मनाया गया था। देखिए कुंभ मेला जो है इसके अतिरिक्त टोटल 4 जगह पे होता है। तो एक तो हरिद्वार में हो गया, दूसरा जो स्थान है वो इलाहाबाद, यानी अब जो है प्रयागराज कहा जाता है इसको, और नासिक, उज्जैन, ये 4 जगह है जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, 4 जगह पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण जो है किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। आइए इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि जयपुर स्थित जंतर मंतर का जो निर्माण है ये सभी राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। और ये जो है इसका निर्माण जो है मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, राशि विलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंतर वेदशाला के मुख्य यंत्र हैं, जिससे सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। आप इस लाइन को याद कर लीजिएगा। जंतर मंतर जो है ना ये सूर्य एवं चंद्र गति और तारों की स्थिति को शुद्ध रूप से दर्शाई गई है, जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक समय ज्ञात हो जाता है। उल्लेखनीय है कि सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में बनवाई है। और जिसमें से जो है जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी, अत्यंत तर्कसंगत है। तो देखिए आप यहाँ से 2-3 चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो याद कर लीजिएगा। एक तो जो सवाई जय सिंह के बारे में है कि ये ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु जो है ये 5 वेधशाला बनाई है। कहाँ कहाँ, तो ये दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में इन्होंने बनवाया है। दूसरा जो है जो जयपुर का जो ये महल है ये मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। जयपुर का जो जंतर मंतर है ये
मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है। और ये जो है सूर्य और चंद्र की गति और तारों की स्थिति के शुद्ध रूप में दर्शाई गई है। और ये जो है 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ठीक ठीक समय ज्ञात हो जाता है इससे। तो ये सब कुछ फैक्ट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना है? तो ये 5000 किलोग्राम है। देखिए 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं, तो देखिए स्विट्जरलैंड में जो बोली जाने वाली भाषा है वो है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। देखिए स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली जो प्रधान भाषा है वो क्या है? जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। ये जो है मेन भाषा है स्विट्जरलैंड के अंदर बोली जाने वाली भाषा। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। तो आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए खगोल शास्त्री हैं ये एस चंद्रशेखर जी जो हैं ये खगोल शास्त्री हैं, और इनको जो है वर्ष 1983 में भौतिकी शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। और दूसरा जो है ये हरगोविंद खुराना है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, किसके लिए? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये दोनों को हमने आपको बताया और दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों वैज्ञानिक का जन्म जो है भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अब 2009 में भी है एक वी रामकृष्णन है। इनको जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन इन्होंने जो है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकता इन्होंने ग्रहण किया था। वह कौन एकमात्र भारतीय हैं जिनको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो ये हैं स्वराज पाल जो हैं ये भारतीय हैं, और इनको जो है 1996 में स्वराज पाल को ब्रिटेन का लॉर्ड खिताब से सम्मानित किया गया है, यानी लाइफ पीर। इसको जो है लाइफ पीर की उपाधि प्रदान की गई। और जिसको जो है ग्रेट ब्रिटेन का लाइफ पीर की उपाधि प्रदान की जाती है, वो व्यक्ति जो है आजीवन हाउस ऑफ लॉर्ड के मानद सदस्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन देशों में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्थायी सदस्य है वो है ABCFR, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी जर्मनी जो है नहीं है इसके अंश। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है? तो टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप इसको देख लीजिएगा। देखिए गैलीलियो जो है ये इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं। गैलीलियो जो है ये इटली के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो है टेलीस्कोप की खोज इन्होंने किया था, यानी दूरदर्शी की खोज इन्होंने किया था। टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व का नियम भी दिया था। किसका नियम दिया था? जड़त्व का नियम, और गति के समीकरण के निर्माण में भी योगदान इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। देखिए लोहा जो है 4 प्रकार के अयस्क से पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये जो है 4 प्रकार के अयस्क से जो है लोहा पाया जाता है, लोहा। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन आप इसको नगण्य छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता जो है वो भारत है, ठीक है। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया था, और इसकी जो है औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, ये आप याद कर लीजिएगा तीनों का नाम। एक तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो। अगर आप मार्शल टिटो 10 बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये यूगोस्लाविया के उस समय के राष्ट्रपति थे मार्शल टिटो, और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट ये नाम सब आपको दिखेगा एग्जाम्स में।
तो मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने इसका उद्घाटन किया था और ये 1961 में नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया गया था। गुट निरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये मार्शल टिट्टो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और इस आंदोलन की जो 18वीं जो मध्य वार्षिक बैठक हुई थी ये मध्य बाकू यानी अजरबैजान में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि मदर टेरेसा की जन्मभूमि क्या है, तो देखिए अल्बानिया जो है ये मदर टेरेसा की जन्मभूमि है। मदर टेरेसा का जन्म जो है 26 अगस्त 1910 को हुआ था और ये मैसेडोनिया के स्कोपजे में नामक शहर में हुआ था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, एक तो अल्बानिया, मैसेडोनिया और स्कोपजे, इसमें से तीनों में से कोई भी आपको एग्जाम्स के अंदर दे सकता है, लेकिन ये आप इनका ईयर भी याद कर लीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ था। और ये 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई और मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना किया था। देखिए यहाँ से है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टेरेसा भारत कब आई थी, तो ये 1929 में भारत आई थी और कहाँ आई थी, तो कोलकाता आई थी। मदर टेरेसा जो है निर्धन एवं बीमार लोगों के लिए सेवा के लिए किस नाम की संस्था की स्थापना किया था, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की इन्होंने स्थापना किया था। और कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थ से जो लती लोग थे उनके लिए, दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना इन्होंने भी किया था। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन को आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे, तो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु जो है, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जंगल में छिपे रहने वाले कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये 2 राज्य बात कर रहे थे, तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय किसको जाता है। देखिए अंतरिक्ष विज्ञान की यहाँ पे बात कर रहा है तो विक्रम साराभाई, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान की बात कर रहा है तो विक्रम साराभाई। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, VVI है एक्सप्लेनेशन। तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास प्रेरणा का स्रोत जो है सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे हैं। वर्ष 1962 में, देखिए 1962 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया था और इसके ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिखकर पूछेगा, इन INCOSPAR के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रथम अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई थे। इसका गठन कब हुआ था, तो 1962 में इसका गठन हुआ था। ये सब जो है मैंने जो गोला लगाया हूँ वो ये हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है। और इसके बाद जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में ही उक्त समिति को वर्ष 1969 में पुनः गठित करके और इसरो नाम दिया गया था। ये जो संस्था थी, ये जो 1962 में जो स्थापित संस्था थी, इसी को 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में ही इसरो नाम दे दिया गया था। जो हमारा अभी इसरो काम है, जो अभी हमारा इसरो जो है सैटेलाइट वगैरह छोड़ता है वो है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो देखिए होमी जहांगीर भाभा जो है, HJ भाभा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है कौन, विक्रम साराभाई। और हम लोग अगर परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो होमी जहांगीर भाभा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। देखिए भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक जो हैं ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 10 अगस्त 1948 को हुआ था। किनके अध्यक्षता में हुआ था, तो होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन का कार्यक्रम निर्धारित किया और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इसी दिशा में विकसित हो रहा है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है, तो पाकिस्तान से। देखिए भारत के जो परमाणु परीक्षण के अनुसरण में
परमाणु परीक्षण करने वाले पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम परमाणु हथियार विकसित करने पर केंद्रित है। देखिए पाकिस्तान जो है ना अपना परमाणु कार्यक्रम किसके लिए विकसित कर रहा है, परमाणु हथियार के लिए विकसित कर रहा है। और भारत किसके लिए विकसित कर रहा है, तो इसका उद्देश्य है परमाणु विद्युत जनन करने के लिए। भारत ने वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया था। तो आप इसको याद रखिए लीजिएगा कि 1948 में भारत जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया था और परमाणु अनुसंधान का उपयोग शांतिपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से करने की स्पष्ट की घोषणा की थी। भारत परमाणु विद्युत जनन एवं परमाणु संबंधी अन्य ऐसे प्रयोगों जो मानव जीवन को उन्नत बनाते हैं, जैसे चिकित्सा, खाद्य परीक्षण आदि के दृष्टिगत से पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, तो टैंक का नाम अर्जुन है। देखिए भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य युद्ध टैंक है अर्जुन, जो 15 जून 1993 को, देखिए यहाँ पे 92 का ये क्वेश्चन पूछा गया है और 93 का ये जो है ये उठाकर आपको दे दिया है। तो ये करंट का ही क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये अर्जुन जो है ये भारत में निर्मित टैंक है। तो और इसको जो निर्मित किसने किया था, DRDO, भेल और बेम, इसके सहयोग से विकसित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है, तो मुहाजिर कौमी आंदोलन जो है ये पाकिस्तान में बसे उत्तरासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। देखिए जो मुस्लिम लोग जो हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में गए थे तो उन्होंने जो है एक अपना पार्टी बनाया था। देखिए जो हिंदुस्तान से मुस्लिम लोग पाकिस्तान में गए थे तो उनका जो है वहाँ पे बहुत दुर्दशा है, यानी उनको जो है टॉर्चर किया जाता है वहाँ पे। मुस्लिम लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, हिंदू की तो होता ही है, मैं मुस्लिम की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए हुए हैं। तो उन लोगों ने मिलकर एक अपना पार्टी बनाया हुआ है, उसी का नाम है मुहाजिर कौमी आंदोलन। मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो है MQM, ये पाकिस्तान में बसे उत्तरासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। MQM मुख्यतः भारत से गए मुसलमानों के साथ किए जाने वाले भेदभाव तथा उनके द्वारा द्वितीय दर्जे के नागरिकों की तरह आचरण किए जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाता है और इसके नेता जो है अल्ताफ हुसैन है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है, यानी उड़ने वाला पक्षी नहीं है, तो ये कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और पक्षी ये है पक्षी वर्ग में, लेकिन ये कीवी जो है उड़ नहीं सकता है, परंतु ये तेज दौड़ सकता है। चिपको आंदोलन है, देखिए एक यहाँ पे नारा चला था, भले कुल्हाड़ी चमकेंगे हम पेड़ से चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ जो है वर्ष 1973-1974 में पेड़ को बचाने के लिए मंडल और चमोली की महिलाओं ने गौरी देवी के नेतृत्व में, ये आप नाम याद कर लीजिएगा, गौरी देवी के नेतृत्व में पेड़ काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसके जो सहयोगी बने थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा आदि जो है इसके सहयोगी बने थे। ये पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणविद है, तो चंडी प्रसाद भट्ट दे देगा, सुंदरलाल बहुगुणा दे देगा, गौरा देवी दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा और एक दो नया नाम दे देगा, तो आप इन लोगों का नाम याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सरकारी योजना था, लगभग 1987-88 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है सरकारी योजना प्रारंभ किया गया था। इसके अंदर क्या था कि एक स्कूल रहेगा, स्कूल के अंदर जो होगा 2 कमरा होगा और इसमें जो होंगे एक छोटा सा ऑफिस बना दिया जाएगा और इसमें जो है बच्चे पढ़ेंगे। ये इसका मेन था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2002-03 से इसको शामिल कर दिया गया था। तो आइए अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन के सुधार लाने हेतु वर्ष 1987 और 88 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरे, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग था। और इसको जो है 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया था। स्टार टीवी के मालिक कौन है, तो देखिए स्टार टीवी के जो मालिक हैं ये हैं आपको रूपर्ट मर्डोक।
अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। तो पंचशील की जो मुख्य विशेषता है ये देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, कोरिया युद्ध के पश्चात जो है ना, भारत और चीन के बीच एक व्यापक समझौता हुआ था। कोरिया में युद्ध हुआ था और युद्ध के पश्चात जो है, युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच ना एक व्यापार समझौता के लिए बातचीत प्रारंभ हुई और इस वार्ता के फलस्वरूप जो है भारत तथा तिब्बत क्षेत्र के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। और इस समझौते में पंचशील, ये जो कोरिया युद्ध हुआ था, देखिए कोरिया युद्ध के बाद जो है ये पंचशील के जो समझौता हुए थे, इसी समझौता को भारत चीन के बीच जो समझौता हुआ था, यहाँ पे भारत चीन संधि पे जो 29 अप्रैल 1954 को जो हस्ताक्षर हुए थे, उसी में इस पंचशील के पांचों समझौता का उल्लेख किया गया था। तो ये आइए हम लोग देख लेते हैं पंचशील के ये 5 समझौता क्या क्या हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना एवं आचरण करना। उसके बाद है अनाक्रम, ये इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे हम लोग, है ना। और तीसरा जो होता है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना रखेंगे और शांतिपूर्ण अस्तित्व रखेंगे। तो यही पंचशील के 5 समझौते हैं जो भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था, व्यापार का समझौता हुआ था, उसी में इस पंचशील के समझौते को उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो यह 1975 में छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट ये छोड़ा गया था। ये कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर से छोड़ा गया था। रूसी केंद्र है, रूसी केंद्र बैकानूर से छोड़ा गया था। किस उपग्रह के द्वारा छोड़ा गया था? तो सॉरी, रॉकेट के द्वारा। तो ये कॉस्मोस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था 1975 को। और इस उपग्रह का यूज जो है भारत में किसके लिए किया गया था? तो उपग्रह का यूज जो है ना, शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग का आरंभ हुआ था। रामेश्वरम किस राज्य में, सॉरी, रामेश्वरम जो है किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु का हिस्सा है। विश्व में किस देश में स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? देखिए, ये नेपाल जो है, नेपाल ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, लेकिन साल 2006 के बाद जो है ये धर्मनिरपेक्ष अपने आप को घोषित कर दिया। भारत की सिलिकन घाटी का नाम किसे दिया जाता है? तो बेंगलोर को है ना सिलिकन घाटी का नाम दिया जाता है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। देखिए, निकोलस कोपरनिकस जो है ये क्या बताया था कि निकोलस कोपरनिकस जो है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। देखिए, कोपरनिकस जो है ना, कोपरनिकस ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मिली सफलता के फलस्वरूप टॉलमी के एक मान्यता का खंडन कर दिया। और टॉलमी ने क्या बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ये टॉलमी ने बताया था, इसको आप याद कर लीजिएगा। टॉलमी ने क्या बताया था? ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और इसी के पृथ्वी के चारों तरफ जो है ग्रह वगैरह जो है घूमते हैं। ये टॉलमी ने बताया था। लेकिन कोपरनिकस ने क्या बताया कि सूर्य जो है ना, सूर्य जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य जो है ये क्या है? ये ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य, और इसके चारों तरफ जो है ग्रह वगैरह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना और यह बताया कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रह जो है, अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो देखिए, सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग। जब सार्क का आप फुल फॉर्म देख लेंगे ना, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉरपोरेशन। रीजनल कॉरपोरेशन का अर्थ ही होता है कि हम लोग एक दूसरे के क्षेत्रीय सहयोग, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। देखिए, ये आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है, तो ये बिल्कुल सही है कि आर्यभट्टीय एक गणितज्ञ ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त नहीं, ये भास्कर द्वितीय ने लिखा था। भास्कर द्वितीय ने लीलावती ग्रंथ की रचना किया था। पंच सिद्धांतिका ये 7वीं सदी की नहीं है, ये 5वीं सदी की है। पंच सिद्धांतिका जो है ये
5वीं सदी की है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना है। तो देखिए गणित सार संग्रह जो है ये शून्य को संख्या माना है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे शून्य को संख्या माना है। तो इसमें जो है कह रहा है कि सही कथन चुनिए, तो सही कथन एक यही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वंदे मातरम, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आर्यभट्ट 5वीं सदी ईसा पूर्व के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्ट गणित संबंधी ग्रंथ है। देखिए आर्यभट्टीय जो है ये क्या है, ये गणित संबंधी ग्रंथ है। और लीलावती के रचना जो है भास्कर द्वितीय ने किया था। पंच सिद्धांतिका के रचयिता जो है ये बारामिहिर है। पंच सिद्धांतिका जो है इसके रचयिता कौन है, बारामिहिर है, जो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को क्या माना है, संख्या माना है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे, तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए वंदे मातरम गीत के जो रचनाकार हैं ये प्रसिद्ध बंगला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और ये सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक से वंदे मातरम गीत जो है ये लिया गया है। तो 1896 के कांग्रेस के यानी आईएनसी का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसी में पहली बार इसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्रम्प ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। तो देखिए ये इसका जो है सारा सत्य है। इसकी रचयिता जो है रोमी देव है, तो ये बिल्कुल सही है। कपिल देव की वाइफ है रोमी देव, और कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, तो ये भी सही है। इसका औपचारिक विमोचन जो है सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और यही जो है यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है, तो ये है आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय, हम किसी के साथ इंटरनेशनल, जैसे भारत है, यहाँ पे भारत और नेपाल के साथ अगर इंटरनेशनल रिलेशन बनाने जाएगा तो ये तकनीकी का प्रगति करेगा, है ना, एक दूसरे के टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करेगा, यानी इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, एक दूसरे के साथ उद्योगों का विकास करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बोलेगा हम हिंदू है तू मुस्लिम है, हम भारतीय हैं तू नेपाली है, ऐसा तो नहीं ना करेगा। तो ये आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना ये नहीं करेगा, इसका योगदान नहीं होगा। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आक्रामक राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक कारक है। जो आक्रामक राष्ट्रवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है, बाधक कारक है। और शेष जो है तीनों विकल्प जो है ये सहायक सिद्ध होते हैं। जापान, आप इसको याद कर लीजिए, जापान और जर्मनी जो है ये, जापान और जर्मनी का जो राष्ट्रवाद है ये कैसा राष्ट्रवाद है, आक्रामक राष्ट्रवाद ही था, अभी नहीं है, था, जिसके कारण जो है तत्कालीन समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत विपरीत रूप से प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए अभी हमने आपको देखा है, ऊपर में आपने देखा होगा कि ABCFR जो है ये अस्थायी सदस्य हैं। तो ABC कौन कौन है, अमेरिका है, चाइना, ब्रिटेन है, और अमेरिका ब्रिटेन हो गया, चाइना इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, फ्रांस हो गया, जापान नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत के अंदर जो है, भारत के अंदर महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो है महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1971 में किया गया था। और इसी के तहत जो है 1971 में की गई थी। और उड़ीसा में ऐसा पहला राज्य था जिसने जो है लोकायुक्त की स्थापना संबंधी एक विधान संबंधित जो है विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन इसने स्थापना नहीं किया था। 1970 में इसने पारित किया था और महाराष्ट्र जो है 1971 में जो है स्थापना कर दिया था लोकायुक्त का। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो है देखिए उड़ीसा के अंदर जो है 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है कि A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत हैं। तो देखिए A.S. आनंद जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे A.S. आनंद। आप देख लीजिए ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है
ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा गया है, 67 बीपीएससी 2022 में। और कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है कि ये आदर्श एएस आनंद जो है 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। तो आप इसके पहले दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश है आप इसके बारे में थोड़ा सा देख कर जाइएगा। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल जो है अक्टूबर 1998 से लेकर 2001 तक था, और इनका जन्म जो है 1936 में जम्मू में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। देखिए वैश्वीकरण के पीछे का जो मुख्य विचार है वो क्या है? आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, यही वैश्वीकरण का मुख्य दृष्टिकोण है। देखिए आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना वैश्वीकरण के पीछे का मुख्य विचार है। यहाँ आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय जो है समान नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ राष्ट्रों के बीच वितरण से है। इस संदर्भ में WTO का उदाहरण दिया जा सकता है। तो अगर आप लोग अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि नौकरशाही का कार्य क्या है। तो नौकरशाही का कार्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आप SDM बन गए, DSP बन गए BPSC में, तो आप क्या करेंगे? BPSC के थ्रू अगर आप SDM बन गए, DSP बन गए, तो आप क्या करेंगे? जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर आपको कहेंगे वो काम आप कीजिएगा, उनके काम को आप संचालित कीजिएगा। वही काम जो है ब्यूरोक्रेट्स का है, मतलब इंडिया लेवल पे। तो वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नौकरशाही का कार्य क्या है। तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना। आप DSP बन जाएंगे तो प्रशासन चलाएंगे, आप SDM बन जाएंगे तो सरकार के नीतियों को लागू करेंगे, है ना, मंत्री की सहायता करेंगे आप, ये सभी काम करेंगे आप। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो ये देखिए फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम जो है ये स्वीडन है। आप इसको सिर्फ ऐसी तरह याद कर लीजिए। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन महिलाओं में जो है सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी जो है ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे ये समाजवादी थे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम जो था ये राम प्यारी था। आइए हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। जगत नारायण लाल की जो पत्नी का नाम था वो राम प्यारी देवी था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। सूर्य ग्रहण तब होता है? देखिए ये हो जाता है अर्थ हो जाता है, और ये हो जाता है मून हो जाता है, और ये हो जाता है सन हो जाता है। ठीक है, जब ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो हमारा क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण लग जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया होगा, चंद्रमा बीच में हो। जब चंद्रमा बीच में हो, मून यानी बीच में आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में, तब लग जाता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगता है? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण जो है सूर्य ग्रहण का हिस्सा जो है दृष्टिगोचर नहीं होता है। सबसे छोटा दिन कब होता है? आइए हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा दिन कब होता है। देखिए जो हमारा अर्थ है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, और ये हो जाता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर अगर हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर का, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो होता है 21 जून, देखिए 21 जून का जो दिन होता है ये बिग डे होता है, बिग डे यानी सबसे बड़ा दिन होता है। और सौदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है ये स्मॉल डे होता है, यानी छोटा दिन होता है। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं 22 दिसंबर का, तो 22 दिसंबर का जो दिन होता है ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो होता है ये स्मॉल डे होता है, और सौदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है ये बिग डे होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे 23 सितंबर या फिर 21 मार्च की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों दिन जो होता है, दोनों गोलार्ध में, देखिए दोनों गोलार्ध में
इसमें जो होता है दिन और रात की जो अवधि होती है ये क्या होता है, समान होता है दोनों गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको हमको लगता है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये 23 सितंबर और 21 मार्च को जो होता है ना, दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और ये आप इस टेबल के थ्रू अगर आप समझ गए होंगे तो काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आप अगर नहीं समझे तो आप एक बार इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ जो है ये विविध का 97 क्वेश्चन जो है यहीं पे एंड होता है। और ये जो है लास्ट टॉपिक था, ये बीपीएससी घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन का ये लास्ट टॉपिक था। और इसी के साथ जो है कल से जो है आपका वीडियो आएगा, ये आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। तो अगर और इसके बाद जो है भारतीय इतिहास और साइंस का भी कुछ पेपर आएगा। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो ये वीडियो मैं अपलोड करूँ इसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।